everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal and Jai Shri Ram. I hope you all are doing great और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो पर, दैट इज़ जो है इंटरव्यू विद श्री पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र। सो माई प्रोनाउंस एक बार फिर से मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दिया, करेंगे, इस पर भी काम करेंगे। अच्छा खैर, आज हम लोग इस पे रिएक्शन देंगे, पार्ट 3 बनाने वाले हैं। सो काफ़ी नॉलेज मिलती है इनकी वीडियो से। सो देखते हैं और क्या क्या बता रहे हैं जो कि हमें शायद नहीं पता हिस्ट्री के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते। सो लेट्स स्टार्ट। होती है किसी वजह से रखी गई होगी। हिंदुस्तान में कमाल के मुसलमान हैं। मैंने कहा, जो मैंने बचपन में कुरान के बारे में पढ़ा और जो हमें मौलवी साहब ने पढ़ाया, इस्लाम के अंदर जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर वो इस्लामिक मुल्क नहीं है, गैर इस्लामिक मुल्क है, और आप किसी लाला हिंदू की नौकरी कर रहे हैं और आपका मालिक भी मुसलमान नहीं है, और किसी लाला की नौकरी में आप नौकरी कर रहे हैं, और आप उस लाला की जो आपको 8 घंटे की सैलरी दे रहा है, उसमें से आधा घंटा निकाल करके आप अल्लाह को याद करने जा रहे हैं, तो ये फर्ज है आपके ऊपर कि आप अपनी उस दिन की तनख्वाह में से आधे घंटे की तनख्वाह कटवाएं, क्योंकि आधे घंटे आपने काम नहीं किया। आप अल्लाह भी आपकी उस नमाज को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा पैसे वहां से लिए और तुमने। मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन ये मुसलमान नहीं कहता। लेकिन पार्लियामेंट में जो पैसा पर डे का मिलता है, सारे मुसलमान साइन करके लेते हैं और फिर नमाज पढ़ने चले जाते हैं जुमा में। पूरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जुमे में आधे दिन के बाद बंद हो जाती है, तनख्वाह पूरी मिलती है। कहां है इस्लाम? तो ये चीजें कहना ज्यादा जरूरी है, जोर से कहना जरूरी है, ताकि लोग इस्लाम को वहां तक न ले जाएं जो पूरी दुनिया में उसके साथ हो रहा है, जो पूरी दुनिया उसको एक ऐसा समझ रही है कि पता नहीं क्या है। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि इसके लिए मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, और ये सोच कहां से शुरू होगी? आप जैसे 150 पैदा हो, आप जैसे लोगों की गिनती बढ़े, तो शायद सोचे जो आपके साथ हुआ है वो तो किसी हिंदू ने नहीं किया आपके साथ। आज भी आपके यहां के 2 लोग भाग के आए, अदनान शामी को यहां की नागरिकता दी गई, सलमा आगा को दी गई। अरे उससे पहले तो मेरी 12 साल की नौकरी है पाकिस्तान में, हजारों मुसलमान इस देश के अंदर, यहां उनकी खातून रह रही है, वो जाते आते रहते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई ऐसा क्या, ठीक है भाई आपकी शौहर पाकिस्तानी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन इतना आप जब सवाल खड़े करते हैं, तब लोग आपके सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। मैं एक ही बात मुसलमानों से बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, ए मुसलमानों, दुनिया के सबसे, आप उसे कायर कह सकते हैं, आप उसे कावर्ड कह सकते हैं, आप उसे डरपोक कह सकते हैं, अगर ये तमाम एडजेक्टिव भी आप लगा रहे हैं, अरे भाई, तो दुनिया में कोई एक मुझे घटना बताएं जब सनातनियों ने किसी मुल्क पर कब्जा किया हो। कभी नहीं। सनातनियों ने कभी किसी से मजहब बदलवाया हो? कभी नहीं। आप उस कम्युनिटी को जो चींटियों को भी आटा खिलाती है, और जो उनके बुजुर्ग जिनकी मौत हो जाती है, तो एक श्राद्ध मनाया जाता है 7 साल में, जो जितने भी हमारे पूर्वज जिनकी डेथ हो गई है, उनको याद करने के लिए हम कौओं को खाना खिलाते हैं। बाकायदा उन श्राद्धों में उन बुजुर्ग जो हमारे खानदान में, हमारे वालिद साहब, हमारे दादा, हमारी नानी, उनका 1-10 दिन आते हैं, और उस श्राद्ध के पीरियड में हम कुछ नया काम नहीं करते, नए सामान नहीं खरीदते, उनको याद करते हैं, पूजा होती है, खाना बनता है, उस खाने में हम पंडितों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। उसके पहले हम छत की मुंडेर पर तोरई के पत्ते पे खाना रख के कौओं को बुलाते हैं, ताकि वो आए खाना खाए। तो जो लोग चींटियों को खाना खिलाते हैं, जो कौओं को खिलाते हैं, जो गाय को रोटी देते हैं,
आप उनको हिंसक बना रहे हो, आप उनको वायलेंट बना रहे हो। डोंट ड्राइव टू देम टू बैक टू द वॉल, देन दे स्टार्ट रिएक्टिंग। अगर दुनिया में सनातनी रिएक्ट करने लगा तो इसका मतलब है कि कितनी उसकी बर्दाश्त का जो पूरा हजारों साल का वो है, उस बर्दाश्त से वो बाहर आ गया। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द इंडियन मुस्लिम, नॉट टू ड्राइव, नॉट टू फोर्स हिंदू टू टेक अप आर्म्स। दुनिया में दहशतगर्दी वहीं पे कामयाब होती है जहां मेजॉरिटी करती है। पंजाब में दहशतगर्दी हुई, इसलिए लंबी चली कि वहां सिख मेजॉरिटी में थे, कुछ खामोश हो गए, कुछ बोले नहीं, उनकी साइलेंट सपोर्ट कहिए या इग्नोरेंस कहिए, इसलिए इतने दिन तक चल गया। जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद इसलिए चल रहा है कि मेजॉरिटी मुसलमानों की है। दुनिया में सब जगह माइनॉरिटी कहीं पर भी टेररिज्म नहीं कर सकती। हिंदुओं को उस मोड़ पे मत ले जाओ जहां हिंदू अपने तमाम हजार साल की परंपराओं को भूल जाए। आज जो माहौल है वो यही है। आज हिंदू किसी के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहा है अब हम आपकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं। कल ही मैंने एक पढ़े लिखे इंटरव्यू के लड़के का इंटरव्यू किया है, 10 किताबें लिखी हैं 46 साल की उम्र में, इंग्लैंड में है, बहुत बड़े पढ़े परिवार का, उसके खानदान में सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साइंस और सारे साइंटिस्ट लोग हैं। उस बच्चे ने कल कहा, 46 साल का है, इंग्लैंड में रह रहा है, बोले अब गाल हम दूसरा आगे नहीं करेंगे बल्कि घुमा के मुक्का मारेंगे। यही वक्त आ गया। दिस इज द चेंज। अरे भाई, दिस इज नॉट गुड एज फार एज इफ यू आस्क मी एज ए पुष्पेन सनातनी, इफ यू आस्क मी आई एम नॉट रेडी, बट दे फोर्स अस। लड़कियों को उठा रहे हो, कत्ल कर रहे हो, मार रहे हो, रेप पूरे देश में हो रहा है। और क्योंकि देश के अंदर मेजॉरिटी की सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो हिंदू आती है और वो उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रही। लोगों में गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ। सरकार की मजबूरी है कि हर मुसलमान को गोली नहीं मार सकती, लेकिन ये खुलेआम 106 हिंदू 2014 से लेकर के 2020 तक, जिसको कहते हैं ना मॉब लिंच हुआ है, मॉब लिंच हुआ है। ये बात कोई सुनना नहीं चाहता, पूरा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं भैया कि तुम मुझे बताओ ये मॉब लिंचिंग कब हुई थी। और हिंदुस्तान की कोर्ट का स्टाइल ये है कि अखलाक नाम के एक आदमी को लोगों ने मारा, जानबूझ के मारा, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन अखलाक को मारने वाले जेल में गए, एक की जेल में मौत हो गई। और इस देश का मेजॉरिटी समाज में से लोग खड़े हो गए कि ये नहीं हो सकता। वो समाजवादी पार्टी में हो, वो इस पार्टी में हो, उस पार्टी में हो, थे सब हिंदू, सब खड़े हो गए कि ये गलत हुआ, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक भी मुसलमान, एक भी जगह, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े दानिश्वर एक अल्फाज नहीं कहते कि ये कैसे हो सकता है भाई। नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तब लोगों को लगता है कि शायद इस्लाम जो है वो हिंसक है, इस्लाम में किसी के लिए जगह नहीं है। जहां है वहां आप ईसाइयों से लड़ रहे हैं। आप मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये सरकार कितनी भी कोशिश कर ले सब कुछ नहीं कर सकती। और इस देश के रिसोर्सेज सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। भाई, नदियों को पवित्र रखना, नदियों को साफ रखना हिंदुओं का ठेका है क्या? जंगलों को काटना, बचाना हिंदुओं का, बट लेकिन इसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कोई पूछिए कि मुसलमानों ने इस देश में कितने पेड़ लगाए, उनका एजेंडा ही नहीं है। उनका सुबह शाम तस्बीह के साथ ये गिनते रहते हैं, अच्छा इतने मरे, अच्छा हम आसाम में इतने हो गए, हम बंगाल में इतने हो गए, हम आरामपुर में इतने हो गए, आजमगढ़ में हो गए, हम फरीदाबाद में हो गए। आप दिन भर इसी तस्बीह में यही गिनते रहते हो क्या कि कहां मुसलमान कितने हो गए? पूरा का पूरा मेवात आपने खाली कर दिया, 104 गांव है, लेकिन वहां बीजेपी की सरकार है, आरएसएस का मुख्यमंत्री है, तब भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक इंटरनेशनल एक दबाव है।
तो कहां लेके जाएंगे आप? मेजोरिटी हिंदुओं की, मेजोरिटी में हिंदुओं में से किसी ने आज तक, आप लोग नारे लगाते हैं हिंदू राष्ट्र की, नॉट ए सिंगल जेन्युइन हिंदू से कि नहीं नहीं होना चाहिए, मुल्क यही रहेगा। लेकिन आपको दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने की पागलपन छूट गया है। आप गजवाए हिंद की बातें करते हैं, टेलीविजन के ऊपर एक शहर मुफ्ती कश्मीर का आकर के ये कह सकता है, नसीरुल इस्लाम कहता है कि जब 7 करोड़ मुसलमान थे तो हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब तो हम 30 करोड़ है। आप मुझे बताओ, आप सुबह से शाम तक मेजोरिटी किसी मुल्क में भी यार थ्रेट करोगे, लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। कोई बेग है, कोई अतीकुर रहमान है, कोई शफीकुर रहमान है, कोई माजिद हैदरी है, कोई मौलाना रशीदी है, फहीम बेग है, ये सब टेलीविजन पे आकर के खुल्लम खुल्ला आप इस देश को चुनौती देते हो। हाउ लॉन्ग यू विल टॉलरेट दिस? अरे सरकार बदली है, अभी सनातनी नहीं बदला है। शुक्र करो अल्लाह का कि इसके 5000 साल पुराने आदर्श, मूल्य और परंपराएं आज भी उससे बंधा हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि 1-1.5% भी पागल हो गया मेजोरिटी में से तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। मत ड्राइव करो यार। मुझ जैसे आदमी को, जिसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वालिद रहा हो, सारे मेरे भाई बहन वहीं पैदा हुआ हो, जिसने कलमे से, कुरान से जिंदगी शुरू की, जिसका नाम पुष्पिंदर खां हो चुका हो, जिसे यही नहीं पता मैं हूं कौन, न कभी उसकी खुशी हुई, और हम प्राइड फील करते थे वी आर प्रोडक्ट ऑफ एएमयू। लेकिन उस पूरी जवानी में जो मैंने मक्कारी देखी, वो गजब की मक्कारी देखी मैंने। दंगों में मैंने लड़कों का कैसे हाथ होता है, कैसे रोल होता है, कैसे बदमाश मुसलमानों को जो शहर के होते हैं उन्हें हॉस्टलों में छुपाया जाता है। मैं ये सब देखता था अपनी आंखों से, तो मैं बड़े होकर सोचता था यार हम क्या हैं। अब मैंने बोलना शुरू किया है, नहीं, आई वॉज द डार्लिंग ऑफ द लेफ्ट, कि पुष्पेंद्र से मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, इस्लाम उर्दू बोलता है, मुसलमानों के हक में बोलता है, पाकिस्तान की नौकरी, इससे ज्यादा तो अच्छा कोई सेकुलर हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये बोलता हूं तो कहते हैं देखिए आरएसएस का एजेंट हो गया। अब मैंने कहा तय करो कि मैं आरएसएस का एजेंट हूं, आईएसआई का एजेंट हूं, दोनों में से किसी एक का हो सकता हूं, दोनों का एक साथ नहीं हो सकता भाई। जी अरे भाई। पुष्पेंद्र जी, अब थोड़ा हम हिंदुस्तान से बाहर निकल के जाएंगे पाकिस्तान। मुसलमानों ने एक देश तो हासिल कर लिया, अब चैन नहीं है। वो कहते हैं ना, इब्राहिम ज़ौक ने कहा ना कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर गए पर चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मुसलमान को चैन तो आ नहीं रहा। पाकिस्तान का क्या करें? देखें, जो थोड़े बहुत नॉन मुस्लिम बचे थे उनको तो हमने तकरीबन खत्म कर दिया, फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं। जो बाकी बचे हैं उनको भी हम बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं, फिक्र नहीं करें। हम 100% मुसलमान हो जाएंगे, फिर इसके बाद वैसे भी हम ऑलरेडी शिया सुन्नी सब लड़ रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान एक जमाने से एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म बन चुका है, जिसका सबसे ज्यादा असर 3 मुल्कों को पड़ रहा है, इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्योंकि सबसे ज्यादा टेररिज्म तो पाकिस्तान में ही हुई है। 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों के हाथों मर चुका है इस मुल्क में। एडिशनली जो जेनोसाइड हुए हैं बंगालियों के, बलोचों के, मुहाजिरों के, सिंधियों के, पख्तूनों के, वो अलग। 1 लाख तो सिर्फ टेररिज्म की नजर हो गए। अमेरिका, चाइना दोनों पाकिस्तान की मदद करते हैं। जब पाकिस्तान फाइनेंशियली फंसता है तो वर्ल्ड बैंक, IMF फौरन किस्त इशू कर देती है, मदद को आ जाती है। चाइना इनके पास खड़ा है। दुनिया को पता है, अगर FATF चाहे तो उनको पता है कि ये टेररिस्ट कंट्री है, क्रिएट करती है टेररिस्ट, ये सारी चीजें, लेकिन कर नहीं रहे। उनको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में लेके नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि वेस्ट सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। क्रिएट भी वेस्ट नहीं किया, सपोर्ट भी कर रहा है। क्या हल है इसका? कब तक इस तरह इंसान दबा रहेगा? 1.5-2 अरब लोग, 150-200 करोड़ लोग इस रीजन के होस्टेज हैं पाकिस्तान की रूलिंग ओलिगार्की की पॉलिसीज के। क्या हल है पाकिस्तान? क्या इंडिया को एक बार जाके मार देना चाहिए, जंग करके खत्म कर देना चाहिए, या कोई और हल है? देखिए, मैं इसमें 2 बातें कहूंगा। मैं समझता हूं कि आप मेरी बात से एक राय होंगे कि पाकिस्तान कोई ये कोई नेशन नहीं है, ये कोई मुल्क नहीं है,
ये ऐसे लगता है कि जमीन के टुकड़ों पे कुछ बढेरों ने कब्जा कर लिया है, ऐसा ही और है। उनको लगा कि हम कब्जा कर लेते हैं और फिर हम अपने हिसाब से कानून बना लेते हैं। और जैसे गिरोह होते हैं, गिरोह के कानून होते हैं। चंबल में जो हमारे बहुत सारे डकैत थे, वो अपना अपना उनका कानून चलता था। अब क्योंकि बढेरों ने इस पे कब्जा किया है, तो उसमें आम पाकिस्तानी तो है ही नहीं ना सर। ये पाकिस्तान का क्रिएशन भी आप जानते हैं भाई। आप बताएं 1946 का अगर इलेक्शन देखें भारत के अंदर, मर मर के लेंगे पाकिस्तान, लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान, ये 46 का नारा था मुस्लिम लीग का। और आप सोचिए कि हमारे बिहार के और यूपी के मुसलमानों ने बड़ा चिरागा किया पाकिस्तान बनने का, लेकिन गए तो नहीं यहां से ज्यादा। क्यों नहीं गए? और मुस्लिम लीग मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए उस एजेंडा समझिए ना सर। जो आपके यहाँ के उस वक्त के बडेरे लोग थे, चाहे वो जिन्ना साहब हो, तब सब बड़े बड़े लोग थे ना भाई। ये कोई छोटे मोटे लोग थोड़े नहीं थे। ये सब लोग गए, और इसमें से आज भी मैं कहता हूं, ये एक क्या पैराडॉक्स है। मैं एक दिन आरएसएन सिंह साहब से बात कह रहा था, आरिफ भाई, मुस्लिम लीग भारत में ये उसने मुहिम चलाई पाकिस्तान बनेगा, और 1937 और 1940 में रेजोल्यूशन पास हो गया। तो आप सोचो कि जहां पाकिस्तान बनना था, वहां 46 में भी मुस्लिम लीग नहीं थी। नहीं थी। न तो बलूचिस्तान में थी, न एनडब्ल्यूपीएफ में थी, न सिंध में थी, और पंजाब में भी नहीं थी। आपको याद होगा पार्टी की थी। तो आप सोचो कि मुस्लिम लीग कहां थी, यूपी बिहार में। और जिन्ना साहब उस वक्त चुनाव लड़े मुंबई की बायकुला सीट से। उस बायकुला सीट पे आज भी मुसलमान जीत रहा है आजादी से लेकर अब तक 1946 से, और ये बायकुला सीट मुंबई में है। तो मुझे बताइए कि जिन्ना साहब सिंध से, बलूचिस्तान से क्यों नहीं लड़े, वहां से क्यों नहीं लड़े चुनाव? और तो और छोड़ दीजिए, उस वक्त का जो टोटल 500 कोई 80 सीटें थी पूरे मुल्क की असेंबलीज की, उसमें से 429 सीटें, यानी मैं टोटल हर स्टेट का अलग अलग नहीं बता रहा, उसका अलग मेरे पास वो डिटेल है, उसमें से 429 में से 415 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, जो मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। और जो कांग्रेस ने जीती वो भी मुसलमानों ने जीती। तो आप मुझे बताओ, उस पूरे इलाके में मुस्लिम लीग नहीं, और अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग, आप मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग कभी ताकतवर हुई? कभी भी नहीं। वहां तो एनपी रही हमेशा, सिंध में पीपीपी रही, और बलूचिस्तान तो ना के बराबर था, क्योंकि आपने 5% पॉपुलेशन को 50%, 49% में रहती है। तो सारा का सारा खेल पंजाब का था। और आपने क्या किया कि अपनी नेशनल असेंबली बनाई, और नेशनल असेंबली का जो आपने सीटिंग अरेंजमेंट किया, आउट ऑफ 270 में से 147 तो आपने पंजाब को दे दी। तो अगर ये सोचें कि जो जैसे कह सकते हैं कि आप वढेरा कह लें, बड़े बड़े जमींदार कह लें, उन्होंने ये सोच के पाकिस्तान बनाया था कि चलना वलना हमारा ही है इसमें भाई। इसलिए नेशनल असेंबली में पंजाब की 147 सीटें हैं। बाकी आप मुझे बताएं, एनडब्ल्यूपी की, खैबर पख्तूनख्वा की, और ये जो आपका सिंध, उनकी सीट ही नहीं है कभी। तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग और आज भी मुस्लिम लीग पाकिस्तान में नहीं है भाई। तो फिर मुस्लिम लीग बनी कहां थी, पाकिस्तान बांटा किसने था? तो ये तो जज्बाती और बेवकूफ मुसलमान को इस्तेमाल किया इन्होंने। और मुस्लिम लीग आज हमारे मुल्क में आज मुस्लिम लीग की क्या हालत है? उन मुस्लिम लीगियों ने जिन्होंने 46 में वोट दिया पाकिस्तान बनने का, गए नहीं। और उसके बाद में आप देखिए कि उसके बाद मुस्लिम लीग पूरे नॉर्थ इंडिया से खत्म होकर के केरला में चली गई। कहां चली गई? और जो मुस्लिम लीगी था, जो बिहार में मुस्लिम लीगी था, जो यूपी में था, उसको ये समझ में आ गया। उसने कहा मुस्लिम लीग जिस एजेंडे के लिए बनी थी, अब आप सोचिए कि 1946-47 में मुस्लिम लीग पे बैन लगा था। 47 में मुस्लिम लीग के ऊपर बैन लगा था। तो जब बैन हटा तो मुस्लिम लीग ने क्या शरारत की कि उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान में हमें रहना है एज ए मुसलमान। तो अगर हम मुस्लिम लीग के नाम से जाने जाएंगे तो हर हिंदू के सामने ये पकड़ में आ जाएगा कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क बांटा है। तो आपने मुस्लिम लीग का नाम चेंज कर दिया।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से आपने कहा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, और पूरे बिहार उत्तर प्रदेश से मुस्लिम लीग धीरे धीरे खत्म नहीं हुई। वो जो आपका एलिमेंट था वो सीधे तौर पे उसने कहा कि ये जो नेहरू की पार्टी है इसमें घुस जाओ, यहां हम मुस्लिम लीग का एजेंडा विद इन भी चला सकते हैं, और वही आज हो रहा है। तो मुस्लिम लीग और मुस्लिम की जो बात हुई वो उठा करके तो चली गई, वहां खत्म हो गई। तो अब हिंदुस्तान में मुसलमान को यह समझ में आ गया कि जब भी कहीं हम कोई एक्सक्लूसिव पार्टी बनाएंगे जिसका सदर मुसलमान होगा, वो इस देश में कामयाब नहीं हो सकता। और इसका एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं मैं। एक हमारे यहां आईएफएस थे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एक बड़े आदमी थे, अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त थे। अटल बिहारी वाजपेयी को लगा के पढ़ा लिखा मुसलमान इंडियन फॉरेन सर्विस का आदमी, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो शायद मुसलमानों को समझ में आ जाएगा। उन साहब का नाम था सैयद शहाबुद्दीन। उनको अटल बिहारी वाजपेयी लाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें आगे किया, उन्होंने पार्टी बना ली, इंसाफ पार्टी, और खुद सदर हो गए। लोगों ने उन्हें समझाया मुसलमान की क़यादत में आपको हिंदू वोट नहीं देगा, हमें अगर अपना एजेंडा चलाना है तो हिंदू लीडर रखो और उस पर दबाव बना के अपना एजेंडा चलाओ। इसलिए इस मुल्क में 28 पार्टी सेकुलर है। या नहीं, लालू की पार्टी भी सेकुलर है, नीतीश की पार्टी भी सेकुलर है। लालू की पार्टी में वोट मांगने के लिए उसामा बिन लादेन का लुकलाइक चलता है साथ में। उसामा बिन लादेन की तरह स्वाफा बांध के एक आदमी चलता है इलेक्शन में, लेकिन कोई पढ़ा लिखा मुसलमान ये सवाल नहीं उठाता कि मिस्टर लालू, तुम मुसलमानों को उसामा बिन लादेन उनका हीरो मानते हो क्या? तुम इस आदमी को क्यों साथ लेके चल रहे हो? नहीं कहा। नीतीश कुमार भी सेकुलर है, माया भी सेकुलर है, मुलायम सिंह भी सेकुलर है, केरला बंगाल के अंदर ममता भी सेकुलर है। ये जो सेकुलरिज्म का बुखार है, और ये बुखार ये है कि मुसलमानों की जब तक नाजायज मांगों को तुम अपीज नहीं करोगे तब तक तुम सेकुलर नहीं। इसलिए इस देश में एक ही पार्टी ऐसी जो कहती है हम सेकुलर नहीं, वो है बीजेपी। उसने 70 साल में साबित किया कि जो आइन में लिखा है वो होगा भाई। लेकिन फिर भी देखिए कि इस देश में मुसलमान को रखकर ही आप सेकुलर हो सकते हैं। उसके अलावा सिख क्या करता है, पारसी क्या करता है, बौद्ध क्या करता है, प्लीज बॉदर। और हमारे आइन के अंदर और हमारी संसद में तो ऐसे ऐसे पाप हुए हैं, इसकी एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। भारत की जो लोकसभा है, जो आपकी मजलिस शूरा है, नेशनल असेंबली है, हमारे यहां 543 सीट पर इलेक्शन होता है। 543 सीट पूरे हिंदुस्तान की है, लेकिन टोटल सीटें हैं 545। 545 सीटें हैं, 543 पे इलेक्शन होता है, 2 सीटों पे चुनाव नहीं होता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको इससे समझ आएगी हमारे देश में किस तरीके से मुल्क चला हमारा। क्योंकि अंग्रेजों ने 1946 में ही जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया था, नॉमिनेट कर दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू किसकी कृपा से, किसकी मेहरबानी से ट्रांसफर ऑफ पावर में आए? और क्यों 1943 में सुभाष चंद्र बोस जैसे आदमी ने, जिसने यूनाइटेड भारत के अंदर प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया, भारत का बैंक डिक्लेयर किया, करेंसी जारी कर दी, स्टाम्प जारी कर दिया, बैंक जारी कर दिया, वो 43 में इतना बड़ा आदमी था कि उसने भारत की प्रधानमंत्री की पोस्ट कर दी और आजादी की घोषणा कर दी, और 47 आते आते वो आदमी गायब हो गया। जो हट्टा कट्टा था, ठीक ठाक था, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है कि भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने जिस आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस आजादी के बाद में अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों का नियम, अंग्रेजों का आधा हमारा आईन है। लेकिन एक कमाल की बात देखी कि भारत की पार्लियामेंट में हुआ, इसको किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। मैं 9 महीने पहले नासिक में जाके जब बोला तो लोगों ने कहा हमें नहीं पता ये बात। मैं इस बात से खुश हूं कि अवाम में जब आप बात उठाएं, पूरी ईमानदारी से उठाएं, तो जाती है बात। मैंने नासिक में ये कहा कि भाई ये 2 सीटें मैं पिछले 50 साल से देखता हूं और बार बार ये पढ़ता हूं कि ये 2 सीटें जो हैं एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व हैं।
अब मैंने कहा ये एंग्लो इंडियन क्या चीज है भाई, ये किस चिड़िया का नाम है? तो मुझे ये बताया गया कि जब यहां अंग्रेज गोरे हुकूमत कर रहे थे तो मेम साहब को तो लेके ऊपर वाले आए थे जो रॉय वाइस राय टाइप के लोग थे, लेकिन नीचे एक बहुत बड़ी तादाद में थे, तो उन्होंने यहां की लोकल औरतों से जायज नाजायज रिश्ते बनाए, शादियां की, कुछ ने नहीं भी की। अब अंग्रेज चले गए, तो जो गोली खाल वाला अंग्रेज था वो तो चला गया, लेकिन जो उनसे बच्चे थे, वो जो ऑफशूट थे, उन्हें कहा गया ये एंग्लो इंडियन है, इनका रिप्रेजेंटेशन हमें देना है। और इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में है, तो इनको 2 सीटें रिजर्व करते हैं। और एंग्लो इंडियनों को मैं टॉर्च लेके ढूंढ रहा हूं पिछले 5-7 साल से, कोई कहीं मिल जाए तो मैं उसे चाय पिला के पूछूं कि तुम कहां से आए थे। जब ये मैंने दबाव बनाया कि ये दोनों सीटों को आप हटाएं, और भारत की पार्लियामेंट बार बार ये कहती रही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है, आपका जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है भारत का वो ये मौक़िफ़ है, तो मैंने कहा इन 2 सीटों को हटाएं। और गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे लोग हमारे भारत में रह रहे हैं जिनके रूट्स हैं वहां, उनमें से किसी एक आदमी को पार्लियामेंट में नॉमिनेट करें कि वे गिलगित बल्तिस्तान का एक आदमी हमारे यहां नॉमिनेट होगा। जब हम ले लेंगे जमीन तब वो बात अलग है, लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भारत की पार्लियामेंट में है, जिससे ये मैसेज जाए कि आप वाकई में गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा मानते हैं, और उस जमीन के टुकड़े पे जब आपका कब्जा हो जाए ठीक है, लेकिन तब तक आपकी उसकी नुमाइंदगी यहां जितने भी लोग हैं वो कर रहे हैं। और एक सीट आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, जो यहां 7-8 लाख हिंदू आए हुए थे जिनको आपने नागरिकता नहीं दी, एक उनको दे दिया। ये बात कह के खत्म हो गई। उसके 6 महीने बाद पता चला कि सवाल बड़ा खड़ा हो गया। भारत सरकार ने दोनों सीटों को खारिज कर दिया है, कहा कि, और भारत के कानून मिनिस्टर ने, लॉ मिनिस्टर ने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के यह कहा कि पूरे देश में कुल मिलाकर 262 एंग्लो इंडियन है, और उसके लिए 2 सीटें, उनके लिए 2 सीटें, वो भी नॉमिनेशन। अब ये फ्रॉड चल रहा था क्योंकि हम में से, आप में से बहुत सारे लोगों को हम जिंदगी के रोजमर्रा में हमें ऐसा बिजी किया गया है कि हम ये सोच ही ना पाए यार कि ये मसला हमारा है। हम कहते हैं भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना। यू विल नॉट बिलीव, आर्टिकल 370 को सुनते सुनते हम लोगों के बाल सफेद हो गए, लेकिन भारत ने एक झूठ बोला गया और इस पे सब साइलेंट थे। 370 वॉज नॉट वेरी डेंजरस। 370 तो देश के सारे हिस्सों में लगी हुई है करीब करीब, असली थी 35A, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जब हमने ये मुद्दा 4 साल 2014 से उठाया, तब देश के जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हमसे कहा ये तो हमने सुना ही नहीं, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इतने प्रेशर में हैं पिछले 70 सालों से कि जिंदगी बेहतर हो जाए, पढ़ लें, नौकरी मिल जाए, बहन की शादी हो जाए, बाप की नौकरी ठीक रहे, हम इसमें फंसे रहे। ये सब चीजों का दिन तो इसलिए चल रहा था, इसीलिए वो 2 सीटें चल रही थी। वो कहां से आते थे, किसके एजेंडे पे थे, किसको रिपोर्ट करते थे, किसके लिए उनकी जवाबदेही थी, कोई पूछने वाला नहीं है। 7 लाख लोग जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां की हुकूमत ने आर्टिकल 35A की वजह से उनको नागरिकता नहीं दी क्योंकि वो 99% हिंदू थे। वो 70 साल से भारत की धरती पर रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 35A की वजह से वो कश्मीर के शहरी नहीं है, और कश्मीर के शहरी नहीं है तो वहां की हुकूमत में नौकरी नहीं मिलेगी, वहां चुनाव नहीं लड़ सकते, वहां वोट नहीं डाल सकते। 70 साल से दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के अंदर 7 लाख लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं। ये कभी हमारे लिए इशू नहीं बना, ये मुसलमानों के लिए इशू नहीं बना कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी, कोई इस पे सब साइलेंट है, तो आप भी साइलेंट है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। हम जैसे पागल कुछ ये कर रहे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो जो पाकिस्तान की आप बात कह रहे हैं, मैं मानता हूं पाकिस्तान इज ए आर्टिफिशियल स्टेट। मैं मुझे जो लगता है, देखिए बहुत ब्लंट है ये, और वो मुझे कुछ हद तक लगता है कि पाकिस्तान में जब तक आर्मी को जबरदस्त शिकस्त नहीं होगी, पाकिस्तानी को लगता है कि आर्मी इज द डिफेंडर अगेंस्ट हिंदूज,
और आर्मी आपकी एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती है, सीमेंट भी चलाती है, मुझे लगता है अब तरबूजे खरबूजे भी बेचने लगी होगी। सब कुछ ही कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, सब कुछ यही कर रहे सब। हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आखिर आर्मी में कौन है? ये भी तो उसी मिडिल क्लास के लोग हैं। बिल्कुल। तो वो जो नीचे बेचारा सिपाही है वो तो गरीब रोटी के लिए, जैसे हमारे यहाँ हजारों जो लोग हैं वो तो बेचारे अपने नौकरी के लिए आते हैं ना। तो जब तक पाकिस्तान की आर्मी डिसमेंटल नहीं होगी, पाकिस्तान आर्मी का जब तक मेयार तार तार नहीं होगा, उसको शिकस्त नहीं होगी, तब तक आम पाकिस्तानी को यह अंदाजा नहीं होगा कि हम गलत जा रहे हैं। ये मुल्क पाकिस्तान की आर्मी को चलाने के लिए चल रहा है। आप पाकिस्तान की आर्मी को पाल रहे हैं। आप अपनी दिल काट के, जेब काट के, भाई इनका पेट भरना है क्योंकि ये हमें भारत से बचाएगी। लेकिन मेरा पाकिस्तानियों से कहना है, 65 में जलील हुए, 71 में 93, इन आर्मी के लोगों से सवाल तो पूछो, भाई किस लिए हम तुम्हें पाले? तुम्हारी लड़ाई चाइना से होगी नहीं, रशिया से होगी नहीं, तो तुम किससे लड़ने के लिए इतनी तुमने बड़े बड़े तमके लेके घूम रहे हो? और कितनी लड़ाइयां तुमने जीती हैं जो 40-40 तमके बाजवा साहब लगाए घूम रहे हैं? इसलिए जो आपके यहां जिसे कहते हैं ना, मैं तो, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं लाहौर में घूमता हूं, एक्स प्राइम मिनिस्टर के मकान 1-1, 1.5 किलोमीटर के उसमें बने हुए हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उसमें हेलीपैड बना हुआ है। मैं आज मुझे ताज्जुब होता है, मैं तारीफ करता हूं इस बात की, इस मुल्क की तारीफ करता हूं मैं। अरे भाई, अटल जी का घर नहीं पता कहां है, चंद्रशेखर का घर है भी कि नहीं ये भी नहीं पता, उनके घर का पुश्तैनी मकान है वो भी है कि नहीं नहीं पता, देवी गौड़ा का मकान कहां है, आई के गुजराल का मकान कहां है, मनमोहन सिंह का मकान कहां है? यार, ये रिटायर होने वाले प्रधानमंत्री जो 10-10 साल रहे, इनके कोई मकान नहीं है। सरकार मकान देती है जब तक आप जिंदा रहें, आपकी प्रोटोकॉल देती है, सुरक्षा देती है, लेकिन किसी का जाती मकान नहीं। लेकिन पाकिस्तान में तो बाबा बाबा, मकान ऐसे लगता है कि कहते हैं यहां पे थे तो भी वडेरे थे और प्रधानमंत्री थे तब भी वडेरे थे, अब समाप्त हो गए फिर वही वापस आ गए। ये जो आए हैं बेचारे, इनका मकान देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बड़ा है। मैं तो नवाज शरीफ के मकान में कई बार गया हूं, और जॉबलेस है और कमाने। आप नवाज शरीफ का मकान देखे, ओ हो अल्लाह, कमाल ही कमाल है भाई, शेर घूम रहे। तो ये तो मतलब ये पूरा एटीट्यूड क्या है? ये जमींदारों वाला एटीट्यूड है ना। तो पाकिस्तान में जो जमींदार थे, जो पैसे वाले थे, इसलिए आपके यहां लैंड रिफॉर्म नहीं हुए। ईस्ट पाकिस्तान में हो गए थे, इधर नहीं हुए। तो हमारे यहां हो गए, सबको पैदल कर दिया। आपके यहां होने तो उन्होंने ताकत बना ली। अब वो उसमें उनका नेक्सस है। यही लोग आर्मी को मजबूत रखते हैं, यही डर दिखाते हैं। इसलिए पहले कश्मीर को बेचो। 370 और 35 पे हटने से पाकिस्तान का संकट ये हो गया है कि जो ये दिखा रहे थे कि पाकिस्तान कश्मीर हमारी शराय रख है, कश्मीर का जिस दिन मुद्दा सॉल्व हो गया ना, और खासतौर से मुझसे अगर आप पूछे, मैं एक हिंदुस्तानी की हैसियत में नहीं कह रहा हूं, मैं आरिफ अजाकिया के भाई की हैसियत में ये बात कह रहा हूं, दुआ मांगे कि पाकिस्तान कश्मीर पे भारत का कब्जा हो जाए। अगर आपको लार्जर टारगेट करना है, मैं एक हिंदुस्तानी की हैसियत में नहीं कह रहा, फिर कह रहा हूं मैं आपसे आरिफ भाई, जिस दिन भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान से चला गया, सड़कों पे जूते मारेंगे लोग फौज को। ये जो आर्मी का स्टिकर लगाते थे ना, जब मैं लाहौर जाता था तो मैं देखता था लोग आ गए, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मैं 12 साल में बहुत गया हूं और समाज को समझने के लिए खूब पैदल घूमता था, माल रोड से होता हुआ शिमला क्लब चला जाता था, फिर मैं बहुत जगह घूमता था। मैंने उसी पाकिस्तान में देखे उसामा बिन लादेन के बाद 3 व्हीलर के पीछे लिखा था, मेहरबानी करके हॉर्न धीरे बजाएं, आर्मी सो रही है। आर्मी का जब तक बैरक में नहीं जाएगी, अरे आर्मी तो आपके यहां एक पोलिंग बूथ पे खड़े होने के 2 लाख रुपए लेती है इलेक्शन में। ये तो प्राइवेट लिमिटेड है भाई। इतना वेस्टेड इंटरेस्ट होगा तो वो कैसे पाकिस्तान छोड़ देगी भाई? इस्लाम का परचम रखो, हिंदुओं से डराओ, कश्मीर में कितना जुल्म जाती हो रही है। अरे भाई मैं तो करूं, कोई तो ईमानदार आदमी पूछे कि कश्मीर में जुल्म जाती हो रही है, लेकिन आज भी
जरा बताएं कि फाटा में आपने क्या किया। आपके तो मिनिस्टर का बयान है कि हम F-16 इसलिए ले रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो टेररिस्ट हैं उनको खत्म करने के लिए। आपने तो कारपेट बॉम्बिंग की स्वात में, वहां कोई रामलाल श्यामलाल आए थे मारने के लिए, आरएसएस के लोग मारने आए थे। वो तो आपके अपने लोग थे भाई, जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया वो इस्लाम के खिलाफ हो गए, आपका जिन्होंने साथ दिया वो मर्द मुजाहिद है, वो मुजाहिदीन। ये वीडियो थी ये हमारा पार्ट 3 था, और टू बी ऑनेस्टली इन दोनों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। दोनों के लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट है, क्योंकि दोनों ही इतने डीपली डिस्कशन करते हैं, उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं जिन चीज़ों का हमें पता भी नहीं है, और अगर हमने पढ़ा भी होगा तो वो कुछ डिफरेंट ही होगा। एनीवेज वीडियो में काफ़ी चीज़ें जैसे कि इन्होंने एक्सप्लेन की हैं, मुझे वो वाली चीज़ जो इन्होंने पेड़ों के बारे में बात की स्टार्टिंग में, तो वो वाली चीज़ जो है बेसिकली पेड़ वगैरह जो है ना, ये मुसलमान कह रहे हैं कि गाते, इनसे कोई पूछे तो उससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई थी कि बेसिकली वो पेड़ जो होते हैं वो अभी छोटे छोटे पौधे जो है ना, ये सरहद साइड पे, खैबर पख्तूनख्वा साइड पे लगाया था उन्होंने। तो वहाँ पर कुछ लोग आए और उन लोगों को पता चला जी वहाँ पे पेड़ लगाए हैं पौधे, तो उन्होंने पकड़ के ना पौधों को ऐसे खींच के ना वो फेंके, और तकरीबन पता नहीं कितने ज़्यादा पौधे लगाए थे। तो मतलब कि यहाँ पर लोग पौधे लगाने से ज़्यादा पौधे उखाड़ने में फोकस करते हैं। तो ये वाली बात मुझे ध्यान में आ गई, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो के एंड में बोलूँगी, क्योंकि बीच में बोलने से वो बात जो इंटरप्ट हो जाती है, इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा समझने वाली होती हैं। तो पेड़ वगैरह तो खैर नहीं लगाते, और पेड़ लगाते हैं जो लोग तो मतलब अपने अपने घरों में ही लगाते होंगे, और जो बाहर लगाते हैं तो उनके साथ फिर ये होता है, मतलब गवर्नमेंट ने ही लगाया था, लेकिन यह है कि इन लोगों ने जो है वो इस तरह से करके, माइट भी आप लोगों को भी आइडिया हो गई। और एक और चीज़ इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है, और बेसिकली वो ये है कि अब देखें जो मुसलमान हैं, अब वो कहते हैं कि हमारी शारत के करीब है अल्लाह ताला, और फरिश्ते हैं हमारे और सारी चीज़ें। तो ऐसा मैंने भी पढ़ा है, सुना भी है, और मैं इस चीज़ पे बिलीव भी करती हूँ। लेकिन मुझे ये बात वाकई में अच्छी लगी, और मतलब कि इसमें पॉइंट था कि यार लोग गुनाह भी करते हैं, चोरियां भी करते हैं, और पता है जब नमाज पढ़ रहे होते हैं ना तो ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहे होते हैं, तो मुड़ मुड़ के लाइक जिनको बिलीव नहीं होता वो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं कि वो देख रहे होते हैं कि यार कोई मेरा जूता तो नहीं उठा के ले गया। तो एक बात तो हम ईमान की है कि ईमान उनका पक्का नहीं है, शायद इसलिए वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। और मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखी हैं और सुनी भी है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो, उनके घर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन्होंने सजदे से नहीं हिटना, उन्होंने अपनी नमाज पूरी करके उठना होता है। तो इस तरह के भी लोग मैंने देखे हैं, जो बोता है वही पाता है, और जैसा मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तो बेसिकली हमारी कंट्री में इतने क्राइसिस क्यों हो रहे हैं? क्राइसिस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री में सबको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। इक्वल राइट्स जैसे कि अभी जो इसमें पार्लियामेंट में जैसे कोई हिंदू नहीं है और हिंदू को कोई नहीं दिया जा रहा कि वो पार्लियामेंट में आए या फिर उसमें हुकूमत में आए, वज़ीर आज़म बने। फोर्सफुली कन्वर्ट करना, उन लोगों को कहना कि आप ये मज़हब जो है वो चेंज कर दो। और देखें ज़्यादातर होता भी है कि मुस्लिम गर्ल्स जो हैं वही, जो मुस्लिम लोग हैं वो कन्वर्ट किसको करते हैं? फीमेल्स को करते हैं, मेल्स को नहीं करते कभी भी कन्वर्ट। और स्टार्टिंग से अच्छा मुझे लग रहा था सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा हो रहा है, और मतलब कि फ़ीमेल्स के साथ जो हिंदू फीमेल्स हैं, बल्कि ये तो
भारत में भी ऐसा हो रहा है। कश्मीर में 1990 में ये मैंने जो पढ़ा और सुना है, और इवन दो हमने अभी एक वीडियो भी देखी थी डिफेंसिव ऑफेंस के चैनल पर, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही थी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मतलब कि हमारे जो मुस्लिम लोग हैं, और ये लोग, इन लोगों का नाम इन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। मुल्क में आप कहीं पर भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती कि कन्वर्जन करवा रहे हैं। वहाँ पर हर कोई अपने मज़हब में अपने हाल में खुश है। तो सिर्फ हमारी कंट्री में ही एक ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं कि लोग इस तरह से फोर्सफुली लोगों को फोर्स करके उनको उनका धर्म चेंज करवा देते हैं। उनको कहते हैं कि आप मुस्लिम हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहीं पर ही देखने को मिलती हैं। यार, दूसरे मज़हब तो दूर की बात है ना, अब अपने मज़हब की बात कर ले। अब इस्लाम में ही आपस में ही लोग यहाँ पर इतने एक दूसरे से इतने कोई अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। लोग एक दूसरे से इतना आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। कोई कह रहा है कि तू ये है, कोई कह रहा है तू ये है। मतलब नॉर्मली ये फ़िरकाबंदी चलती रहती है। तो हम जब आपस में इन लोगों की फ़िरकाबंदी इतनी है, और इन्होंने पार्ट 1 में जब कहा था, इन्होंने पहले भी जब वीडियो देखी थी तो उसमें कहा था कि सोचो अगर कोई दूसरा मज़हब ही ना हो और सिर्फ मुसलमान हो तो फिर क्या हो। सोचो, वाकई में ही सही बोला कि ये तो आपस में, जहाँ देखो इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती है। किसी और कंट्री में चले जाएं, वहाँ पर भी इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। यहाँ पर आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर जगह पर बस ये लोग लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई जो जिस हाल में खुश है उसको उस हाल में खुश रहने दो। इसमें तुम लोगों को क्या जाता है? उनको उनका धर्म चेंज करवा के तुम लोगों को क्या मिल जाएगा? ऐसा दूसरी कंट्रीज़ में तो कभी नहीं हुआ कि किसी ने मज़हब चेंज किया हो किसी का। हाँ ठीक है, अगर कोई अपनी खुशी से करना चाहता है तो वो एक अलग बात है, वो इंस्पायर हो जाता है, वो चाहता है कि हाँ हम मज़हब चेंज कर लेते हैं। तो अब एक ब्लॉगर है तो उन्होंने भी जो है मज़हब चेंज किया अपना, और वो मुसलमान हो गई हैं। वो मेरे ख्याल से सोलो राइडर थी और उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने भी चेंज किया था, वो अपनी खुशी से चेंज हुई थी। लेकिन अब जैसे जाकिर नाइक को देख लें, वो भी इस तरह से ही बोल रहे होते हैं। जो वडेरे हैं, वडेरे जो हैं उन्होंने तो हद पार की हुई है। मतलब कि जहाँ देखो इन लोगों की, वडेरों की अपनी गवर्नमेंट चल रही है। अब जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ है, अब उनके देखने हर किसी के आलीशान घर है, उनके आगे इतने सारे नौकर हैं, और वही बेचारे गरीब घिसी पिसी नौकरियां करके पैसे थोड़े बहुत कमा लेते हैं, तो बस उनका गुजारा हो जाता है। हाँ, अपनी कंट्री में हम फोकस कम कर रहे होते हैं, दूसरों की कंट्री में ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है हमारी यहाँ की पॉलिटिक्स का। तो खैर हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको करना पड़ेगा फोकस उस पर। अब उसमें कन्वर्जन भी आ जाता है, उसमें ये जो फ़िरकाबंदी है इस पर भी बात होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो लोग ये जो पब्लिक की जो और गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर काम होना चाहिए। और जो ये लोग कश्मीर में, जैसे कि वो लोग जो रह रहे हैं और मतलब जहाँ पर मेजॉरिटी है हिंदुओं की, उन लोगों को कह रहे हैं मेजॉरिटी की मतलब कि कोई वैल्यू ही नहीं है वहाँ पर, कि लोग उनको वहाँ से भगा रहे हैं, वहाँ रहने नहीं दे रहे, और वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। अजीब सी कंडीशन होने वाली है, समझ से बाहर है कि क्या होने वाला है। एनीवेज, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं तो इतनी कोई इरिटेट हो गई हूँ ना इन चीज़ों को सुन सुन कर के, इतनी नेगेटिविटी है। उसके बाद दिल अजीब सा हो जाता है कि यार ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इतना कोई बदनाम नहीं है जितना कि मुस्लिम बदनाम है। मुस्लिम बदनाम क्यों है? वो आपस में ही लड़ रहे होते हैं, आपस में ही ये सारे एक दूसरे की मतलब कि खून बहा रहे हैं, आपस में ही लड़ाइयाँ कर रहे हैं। इस्लाम तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम में खून बहाया जाए, इस्लाम में नफ़रतें पैदा की जाएं, इस्लाम में एक दूसरे को परेशान किया जाए। उसमें तो मदद करने का कहा गया है।
और नॉन मुस्लिम को काफिर बोलकर उन पे जुल्म करना, मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आती। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप किसी को मुस्लिम बना लो हिंदू धर्म से या फिर किसी और धर्म से। सो ये तो मतलब कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है। समझ नहीं आता कि उनको मिलता क्या इस चीज़ से। जब कोई दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसको ज़बरदस्ती आप एक्सेप्ट करवा कर क्या करना चाहते हो। ऊपर वाला तो नहीं कहता कि मेरे लिए इन लोगों को लेकर आओ, मेरे लिए मेरे इस्लाम में इसको प्लस करो तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो काफ़ी है अच्छी है, नॉलेजेबल है, काफ़ी चीज़ें इसमें उन्होंने डिस्कस की है। तो जो जो चीज़ें मुझे मतलब कि लगा कि इस पर मुझे इस पर हाईलाइट करना चाहिए था, अपना ओपिनियन देना चाहिए था, तो मैंने वो सारा दिया है। बाकी देखते हैं क्या होता है और क्या आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।